हेलो एवरीवन। आज अपन अमेरिका की संघीय न्यायपालिका के ऊपर चर्चा करेंगे। अमेरिका में जो न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके अधीन कौन कौन से और न्यायालय, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अमेरिका में जैसा कि अपन ने पढ़ा कि संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और विश्व में संघीय व्यवस्था का सबसे प्रमुख उदाहरण अमेरिका को ही माना जाता है, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे लिखित संविधान है, सर्वोच्च संविधान है, शक्तियों का विभाजन है और स्वतंत्र न्यायपालिका जिसको संविधान की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त हो, तो इनमें सबसे प्रमुख अमेरिका का जो न्यायपालिका है वो एकदम सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका है जो संविधान की रक्षा करती है। एक अपन ने जाना कि अमेरिका का जो संविधान है वो बहुत ही संक्षिप्त है। शासन व्यवस्था या प्रशासन के या सरकार के जो अंग है उनके कार्यों के बारे में, उनके संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं की गई, जैसे कि अपन भारतीय संविधान में देखते हैं कि विस्तार से उल्लेख किया गया। तो जब कभी भी संविधान की व्याख्या करने की जरूरत पड़ी तो अमेरिकी न्यायालय ने उसमें हस्तक्षेप किया और समय के अनुसार उसने व्याख्या की है। जैसा कि अमेरिका के एक न्यायाधीश हुज है, उन्होंने एक बार कहा भी था कि हम एक संविधान के अंतर्गत तो है, यानी हमारा एक संविधान तो है, किंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। यानी जो वहाँ की राजनीति है, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है, उसके अंदर जो न्यायपालिका है उसका महत्वपूर्ण स्थान है, सर्वोच्च स्थान है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वहाँ की न्यायपालिका की विशेषताएं। संविधान के आधार पर कांग्रेस द्वारा गठन। देखिए वहाँ की जो न्यायपालिका है उसका गठन कैसे होगा, यानी उसकी सदस्य संख्या, न्यायाधीश कितने होंगे, कार्यकाल क्या होगा, इसके बारे में संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि जो संविधान का अनुच्छेद 3 है उसमें ये व्यवस्था की गई है, या अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की न्याय संबंधी शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय और ऐसे ही उसके अधीन जो न्यायालय होंगे उनमें निहित होगी और इनकी स्थापना समय समय पर कांग्रेस द्वारा की जाएगी। यानी सर्वोच्च न्यायालय के गठन के साथ ही अन्य जो संघीय न्यायालय हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन न्यायालय, उनकी स्थापना का कार्य भी किसको सौंपा गया, वहाँ की जो संसद है जिसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है उसको सौंप दिया गया। यानी कांग्रेस ये निश्चित करती है कि अधीनस्थ जो संघीय न्यायालय हैं उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी स्थापना किस जगह की जाएगी, या फिर उसमें कार्य करने वाले न्यायाधीश कितने होंगे। इसके अलावा वहाँ पर राज्यों के अपने सर्वोच्च न्यायालय है और अन्य न्यायालय, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया और राज्य और केंद्र के लिए वहाँ पर अलग अलग संविधान है। यदि अपन भारत में देखें, संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन फिर भी राज्य भी अपनी शक्तियाँ उसी संविधान से प्राप्त करते हैं जहाँ से केंद्र अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है। लेकिन अमेरिका में राज्यों के लिए अलग संविधान है और केंद्र के लिए अलग संविधान। तो राज्यों के विधानमंडलों द्वारा राज्यों के जो सर्वोच्च न्यायालय उनकी स्थापना की जाती है। फिर अपन देखते हैं न्यायपालिका का दोहरा संगठन। दोहरा संगठन इसी तरीके से है कि संघ प्रणाली जो वहाँ की संघात्मक व्यवस्था है उसमें दोहरी न्यायपालिका है। अपने यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में अपन कर सकते हैं भारत में, लेकिन वहाँ पर अमेरिका में ऐसा नहीं है। संघीय न्यायालय न्यायपालिका का या जो राष्ट्रीय न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र है वो जो संघीय विषय है उन्हीं तक सीमित है, और जो राज्यों की अपनी न्यायपालिका है उनका संगठन, कार्य क्षेत्र और जो न्यायिक प्रशासन है वो दोनों का बिल्कुल अलग अलग है, आपस में कोई संबंध नहीं। राज्य के अपने ही सर्वोच्च न्यायालय हैं, राज्य के न्यायालयों के विरुद्ध संघीय न्यायपालिका में अपील नहीं की जा सकती। यानी जो दोनों का स्तर है वो अलग अलग है। संघीय न्यायपालिका में संघीय सर्वोच्च न्यायालय और उसके जो सहायक न्यायालय होते हैं वो हैं, और संघीय न्यायपालिका का जो कार्य क्षेत्र है वो किससे संबंधित है, केंद्रीय जो सरकार है या संघीय जो संविधान है या संघीय जो कानून है उनसे संबंधित है। और संघीय न्यायपालिका का गठन भी कांग्रेस द्वारा किया जाता है। और यदि बात करें राज्यों की, तो राज्यों की न्यायपालिका में राज्यों के सर्वोच्च न्यायालय अलग हैं और उनके सहायक जो न्यायालय हैं वो अलग है। इनकी स्थापना भी राज्य के संविधान जो है उनके अनुसार जो वहाँ के विधानमंडल होते हैं उनके द्वारा की जाती है। उसके बाद में अपन देखते हैं न्यायिक सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन। हालांकि अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया, लेकिन फिर भी जो संविधान की व्याख्या करने का कार्य है वो किसको सौंपा गया है, संघीय सर्वोच्च न्यायालय को।
और संघीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान की जो भी व्याख्या करता है वो कांग्रेस भी उसको मानती है और राष्ट्रपति को भी उसको मानना होता है। न्यायिक सर्वोच्चता तो वहाँ की जो संघीय न्यायपालिका है या न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय उसको दी गई है। बाद में उसने न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन जो विवाद था, उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे मार्शल, उन्होंने अपने जो निर्णय में ये कहा था, क्योंकि संविधान की रक्षा करने का दायित्व किसका है? न्यायपालिका का है, सर्वोच्च न्यायालय का। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वहाँ की कांग्रेस द्वारा बनाए गए, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को या राष्ट्रपति द्वारा लागू किए गए किन्हीं नियमों को अवैध घोषित कर सकता है यदि वो संविधान के विरुद्ध है या संविधान का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, संविधान के अनुरूप नहीं है। एक तरीके से इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में कार्य करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि अभी अपन ने हुज का जो कथन देखा कि हम एक संविधान के अंतर्गत तो है, लेकिन संविधान वही है जो हमारे न्यायाधीश चाहते हैं या हमारे न्यायाधीश कहते हैं। इसके अलावा देखिए न्यायाधीशों की राजनीतिक नियुक्ति, जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति वास्तव में इस बात की कोशिश करता है कि उसके समर्थक ही जो न्यायाधीश नियुक्त हो, और यानी कि नियुक्ति का जो आधार है वो क्या हो गया? राजनीतिक हो गया। राज्यों में भी अपन यदि देखें तो जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति है राज्य के जो गवर्नर है उनके द्वारा की जाती है। इसके अलावा देखिए अमेरिका की न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि राष्ट्रपति द्वारा ये जो संघीय न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, इसके लिए सीनेट की स्वीकृति जरूरी होती है। जो कांग्रेस का दूसरा सदन है, सीनेट, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी स्वीकृति जरूरी है। और इन नियुक्तियों पर कहीं कहीं पर यह भी व्यवस्था की गई है कि जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनकी भी स्वीकृति ली जाए। उसके बाद में अपन देखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। हालांकि न्यायाधीशों की नियुक्ति की अपन बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और एकदम से वो उनका जो बेस होता है, आधार होता है, वो राजनीतिक होता है। लेकिन संघीय सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो आजीवन काल के लिए होती है। तो यदि एक बार यदि किसी को न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया तो उसके बाद में वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, क्योंकि उसको हटाने का या उसके पद से सिर्फ महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक कठिन है कि महाभियोग बहुत ही कम लगाए जाते हैं। एक बार यदि किसी व्यक्ति की न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हो जाती है तो फिर वो आजीवन उस पर बना रहता है और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। वहाँ पर न्यायाधीशों के लिए संविधान में कोई विषय वो योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन फिर भी ये ध्यान में रखा जाता है कि उसको कानूनन या विधि का महत्वपूर्ण ज्ञान हो। इसके अलावा जो अमेरिका की संघीय न्यायपालिका है उसकी अन्य विशेषताएं अपन देखें तो सरकार क्या करती है कि जो निर्धन व्यक्ति है उनको निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा न्यायपालिका जब भी किसी व्यक्ति को दंड देती है तो कानून की जो निश्चित या उचित प्रक्रिया उसका पूर्णतः पालन करती है। एक न्यायपालिका की वहाँ पर महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि मान लीजिए दूसरे राज्य से भागा हुआ यदि अभियुक्त आ जाता है उनके राज्य में तो वह उस राज्य को वापस उस अभियुक्त को सौंप देते हैं, उस अपराधी को सौंप देते हैं। इसके अलावा न्यायपालिका जो है व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा भी करती है। आगे उसके अपने शक्तियां और कार्यों में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन देखते हैं संघीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से होता है, उसकी सदस्य संख्या क्या है। संघीय न्यायालय की जो स्थापना है वो संविधान द्वारा की गई है। संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 3 में कि कैसे कितनी सदस्य संख्या होगी, कार्यकाल, ये सब नियम और उपनियम बनाने का अधिकार किसको दिया गया? कांग्रेस को दिया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय वहाँ का जो है उसकी संख्या हालांकि समय समय पर बदलती रही है। प्रारंभ में यदि अपन बात करें तो एक मुख्य न्यायाधीश और 5 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, और वर्तमान काल में एक मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो टोटल जो सदस्य संख्या है वो है 9। वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 8 अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो टोटल संख्या है वो क्या है? 9। उसके बाद है न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और नियुक्ति करने के बाद सीनेट से उनकी स्वीकृति लेता है, सहमति लेता है। सीनेट जो है वो प्राय स्वीकृति दे ही देती है। कभी कभार ये हो सकता है कि वो स्वीकृति नहीं दे। इसके अलावा जो नियुक्ति की जाती है वो राजनीतिक आधार पर की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा ये कोशिश होती है कि वह अपने दल के जो समर्थक हैं उन्हीं को न्यायाधीश बनाए। हालांकि अमेरिका की सबसे न्यायपालिका की खास बात यह है कि आजीवन होने के कारण वो अपने पद पर नियुक्त होने के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करने लग जाते हैं। कार्यकाल वही है, आजीवन काल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। वो चाहे तो स्वेच्छा से अपना पद छोड़ सकते हैं या फिर महाभियोग की कार्यवाही द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा अपने 2/3 बहुमत से महाभियोग लगाने के लिए महाभियोग का आरोप लगाती है और सीनेट बाद में उसकी क्या करती है, जांच करती है, विचार करती है। और सीनेट भी यदि 2/3 बहुमत से महाभियोग की जो कार्यवाही है उसका प्रस्ताव पारित कर दे तो न्यायाधीश को जो पद है वो त्यागना होता है, छोड़ना ही होता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली में इसका जो अधिवेशन है वो अक्टूबर से लेकर जून तक चलता है और न्यायपालिका के जो निर्णय है वो ज़्यादातर सोमवार को सुनाए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश ही अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है और वही निर्णय सुनाता है। किसी भी विवाद की सुनवाई के लिए और उसका निर्णय करने के लिए जो गणपूर्ति है वो 6 न्यायाधीश निर्धारित की गई है। जैसा कि अपन ने देखा कि कुल सदस्य संख्या कितनी है, 9, तो कम से कम 6 न्यायाधीश उपस्थित होंगे तभी सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्यवाही है वो शुरू की जा सकती है। इसके बाद में अपन देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। इसमें सबसे पहले है प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार। इसमें देखिए कौन कौन से मामले आते हैं। जैसे प्रारंभिक और मौलिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये है कि सीधे ऐसे मामले जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या संघीय न्यायपालिका में लाए जा सकते हैं। जो संघीय न्यायपालिका के अधीन न्यायालय हैं वहाँ पर इन विवादों के बारे में सुनवाई नहीं हो सकती। जैसे राजदूत है, वाणिज्य दूत और मंत्रियों से संबंधित यदि कोई विवाद है। अमेरिकी संघ के जो राज्य हैं उन राज्यों के आपसी विवाद, जो अमेरिका के 50 राज्य, यदि उन राज्यों में सीमा को लेकर, नदियों के जल के बंटवारे को लेकर या किसी अन्य विवाद को लेकर कोई विवाद है। और तीसरा अपन देखते हैं कि अमेरिकी संघ और राज्यों के बीच में अमेरिकी जो संघ है, केंद्र सरकार और उसकी जो इकाइयां हैं उनके बीच में यदि किसी प्रकार का विवाद है तो उसकी सुनवाई भी सीधे कहाँ की जाएगी, संघीय न्यायपालिका में की जाएगी और कहीं पर इसकी सुनवाई नहीं हो सकती। उसके बाद में अपन देखते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। संघीय जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 2 प्रकार के न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। एक तो राज्यों के उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील और एक अधीनस्थ संघीय न्यायालयों के, जो संघीय न्यायपालिका के अधीनस्थ संघीय न्यायालय होते हैं उनके निर्णयों के विरुद्ध। अब देखिए हालांकि राज्यों के अपने उच्चतम न्यायालय हैं लेकिन उनके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील तभी की जा सकती है जब उस राज्य के उच्चतम न्यायालय ने किसी संघीय कानून या संधि को संविधान विरुद्ध घोषित कर दिया है। यदि मान लीजिए उस राज्य का उच्चतम न्यायालय राज्य के क्षेत्राधिकार या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है या राज्य के जो विषय उनसे संबंधित यदि कोई निर्णय सुनाता है तब तो वो संघीय जो सर्वोच्च न्यायालय उसमें अपील नहीं की जा सकती। लेकिन मान लीजिए अगर किसी राज्य का उच्चतम न्यायालय निर्णय द्वारा किसी संघीय कानून या संधि को संविधान के विरुद्ध घोषित कर दे या फिर उसको रद्द कर दे तो उसके निर्णय के विरुद्ध अपील जो है वो संघीय सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। इसके अलावा जो अधीनस्थ संघीय न्यायालय होते हैं ये भी यदि किसी संघीय कानून या संधि को असंवैधानिक घोषित कर दे तो उनके निर्णय के विरुद्ध, या फिर जब अधीनस्थ संघीय न्यायालय होते हैं वो किसी राज्य के किसी कानून को भी असंवैधानिक घोषित कर दें और जो राज्य का उच्चतम न्यायालय है वो उसको क्या मानता हो, संवैधानिक मानता हो, तो ऐसे मामलों में भी संघीय न्यायपालिका में अपील की जा सकती है। उसके बाद अपन देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। ये प्राप्त है ही। संविधान की व्याख्या का कार्य भी न्यायपालिका करती है और वह प्रत्येक उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है न्यायपालिका जो उसकी नज़र में संघीय संविधान के अनुरूप नहीं है। एक तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय जो राज्यों की व्यवस्थापिका है या फिर संघीय व्यवस्थापिका है उसको निरंकुश होने से रोकता है।
न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है वो राज्यों के उच्चतम न्यायालय लेकिन उनको भी प्राप्त है, लेकिन अंतिम रूप से जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। और ये जो 1803 का मार्बरी बनाम मेडिसन विवाद था, उसी में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने इसको दिया था। इसके अलावा संविधान तथा नागरिक अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता ही है, और इसके साथ साथ जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को भी क्या कर सकता है, रद्द घोषित कर सकता है या अवैध घोषित कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय ये आदेश, परमादेश और बंदी प्रत्यक्षण इस प्रकार के जो रिट है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी कर सकता है। इस प्रकार अमेरिका का जो न्यायालय है या अमेरिका की जो संघीय न्यायपालिका है वो संविधान की रक्षा करने के साथ साथ जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका है उनको निरंकुश होने से भी रोकती है, और एक तरीके से संघीय ढांचे, वहाँ का जो संघीय ढांचा है उसको तो स्थिरता दी है, लेकिन अमेरिका की जो शासन प्रणाली है उसमें एक संतुलन स्थापित किया है कि सरकार के जो तीनों अंग है वो बराबर रहे, शक्तियों में कोई एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं हो। धन्यवाद।